हिंद साथियों साथियों हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे सामान्य विज्ञान, ठीक है। और साथियों 3 क्लास हो चुका था, आज जो है वो चौथा क्लास होगा। अगर आप 1 से लेकर 3 क्लास तक नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे चौथा क्लास में चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपको बोले थे स्टार्टिंग में साथियों कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें 10 चैप्टर है, ठीक है। और टोटल 26 क्लास में पूजा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, मतलब 26 क्लास में, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चौथा क्लास है और चौथा चैप्टर है। देखते हैं साथियों कौन सा चैप्टर है उसको देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर साथियों हम लोग का हो गया था मात्रक एवं बीमा तथा गति के नियम। दूसरा है साथियों बल एवं बल के प्रकार भी हो गया था। तीसरा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये भी कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे साथियों वो चौथा क्लास होगा, विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंग है, ठीक है। तो आपको साथियों क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को जो है वो शेयर करना है, ठीक है। और साथियों जनवरी में जो 23 जनवरी है साथियों, इसमें रेलवे डी ग्रुप का बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और सामान्य विज्ञान का जो है महत्व बहुत ही प्रश्न इससे पूछा जाता है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथा चैप्टर की ओर और देखते हैं साथियों चौथा चैप्टर का क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो साथियों हम लोग अभी पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, अध्याय 4 विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंगे। तो बढ़ते हैं साथियों इस चैप्टर के पहला सवाल की ओर और देखते हैं सवाल क्या है। तो साथियों ये सवाल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। साथियों पहला जो टॉपिक है वो है मेरा तरंग। इसके बारे में देखेंगे साथियों जितना भी सवाल होगा। देखते हैं कि किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों की शुद्ध गति के बिना ऊर्जा वहन करता है कहलाता है, तो तरंग गति कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग गति कहलाता है, ठीक है साथियों। आगे है माध्यम के कण की गति की दिशा उसके तरंग प्रसार की दिशा के समांतर होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग एक जो है साथियों वो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। दिशा में क्या करते हैं? दोलन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। नेक्स्ट है पानी की सतह पर तरंग होती है। पानी की सतह पर साथियों जो तरंग होता है वह होता है अनुप्रस्थ तरंग। आगे है जिस माध्यम से कोई तरंग फैलती है उसके किसी कण का उसकी माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक अधिकतम विस्थापन होता है, क्या कहा जाता है साथियों? तो आयाम कहा जाता है, ठीक है। और आयाम का जो SI होता है साथियों वह होता है मेरा मीटर, और आयाम को सूचित किया जाता है A से, और उसका जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए ध्यान से, ये है मेरे साथियों वो जो जल में होता है साथियों घनत्व, वो ध्वनि घनत्व तो या दाब विभिन्नता के रूप में जो फैलती है वो इस चित्र के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है तरंग का सबसे ऊंचा जो भाग होता है वह क्या होता है? तरंग का सबसे ऊंचा भाग होता है साथियों शिखा। क्या होता है? शिखा। तरंग का सबसे जो निचला भाग है उसको क्या बोला जाता है? तो गर्त बोला जाता है। सबसे ऊपर का जो भाग है साथियों उसको बोला जाता है शिखा, और निचला जो भाग होता है उसको गर्त बोला जाता है। नेक्स्ट है दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होती है साथियों उसको बोला जाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को साथियों लैम्डा से सूचित किया जाता है, और लैम्डा का SI जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए सवाल है जब ध्वनि किसी माध्यम से यात्रा करती है तो प्रति इकाई समय में तरंग के दोलन की जो संख्या है वो आवृत्ति होती है। क्या होती है? दोलन की संख्या आवृत्ति होती है। और आवृत्ति के जो SI इकाई होता है साथियों वह क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तरंग गति। क्या कहते हैं? जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे कहते हैं तरंग गति, ठीक है। आगे देखिए साथियों आवृत्ति और तरंग धैर्य और गति के बीच का संबंध बताया गया है, ठीक है। तो साथियों V बराबर लैम्डा बाई टी, क्योंकि F 1/T होता है। आगे देखते हैं साथियों, सवाल है वायु में ध्वनि तरंग की जो गति होती है वो होता है
332 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। वायु में ध्वनि का जो तरंग होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का चाल, किसमें? तो वायु में। आगे है प्रकाश की जो तरंग होती है और प्रकाश की तरंग की गति साथियों वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे है किसी तरंग का आयाम, तरंग दैर्ध्य, अवधि और आवृत्ति सभी जो होता है वह होता है तरंग के शिखर या गर्त की स्थिति से प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथियों अभी जो पढ़े हम लोग तरंग के बारे में देखें। ठीक है, जितना भी उससे टॉपिक का सवाल बना सारा का सारा सवाल को देखिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो किन तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा कौन सा तरंग है साथियों जिसको फैलने के लिए कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है? तो उसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे है किस तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं? कंपन करता है साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंग कंपन करता है। आगे है सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है साथियों। आगे है किस प्रकार की तरंग निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है? तो सभी प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसका जो सवाल है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह होते हैं 10⁻4 मीटर से 104 मीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल है क्या है? तो गामा किरण है, एक्सरे है, परावैंगनी किरण है साथियों। ठीक है, और है दृश्यमान किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण है। किसमें शामिल है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है परमाणुओं के नाभिक के विघटन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो गामा किरण उत्पन्न होता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है एक्सरे का उपयोग निम्न में से जो होता है वो किस में किया जाता है? एक्सरे का उपयोग साथियों टूटी हुई हड्डियों की जांच करने के लिए किया जाता है, क्रिस्टल के अध्ययन और मेटल डिटेक्टर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है त्वचा कैंसर के लिए किस प्रकार की किरण जो है वो जिम्मेदार होती है? तो परावैंगनी किरण होता है साथियों त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेवार। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है परावैंगनी यूवी किरण की जो खोज किया था साथियों वो किसने किया था? तो रीटर द्वारा किया गया था परावैंगनी किरणों का खोज। नेक्स्ट है परावैंगनी किरण का उपयोग निम्न में होता है? तो जल के धोवन में होता है। किसके होता है? जल के शोधन में परावैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। अदृश्य लिखाई और नकली दस्तावेज को पता लगाने के लिए भी परावैंगनी किरण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश का जो खोज किया है वो किसने किया है? तो साथियों न्यूटन ने किया है दृश्य प्रकाश का खोज। आगे देखिए सवाल नेक्स्ट है दृश्य किरणों का उपयोग निम्न होता है, क्या होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दृश्य किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे है इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की? इंफ्रारेड किरणों की खोज जो है साथियों वह हर्शेल ने किया। किसने किया? हर्शेल ने। आगे है अवरक्त किरणों का उपयोग निम्न होता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। कुएं और धुंध में दूर तक देखने में, खराब मौसम में फोटोग्राफी में अवरक्त किरणों का जो है वो उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे नेक्स्ट सवाल है सूक्ष्म तरंग की जो खोज किया था वो किसने किया था? साथियों सूक्ष्म तरंग का जो खोज हुआ था वो पर्सी स्पेसर द्वारा किया गया था। ठीक है, सूक्ष्म तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों सूक्ष्म तरंग को और अन्य लघु रेडियो तरंग के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म तरंग का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है? रडार, सैटेलाइट, माइक्रो ओवन में सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों रडार का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? रडार का पूर्ण रूप। ठीक है साथियों, इसमें रडार का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो रडार का पूर्ण रूप साथियों रेडियो डिटेक्शन द रेडियो डिटेक्शन। ठीक है, और एंड रैनिंग मतलब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो तरंग की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो रेडियो तरंग का साथियों खोज किया है मार्कोनी द्वारा रेडियो तरंग का खोज किया गया है।
नेक्स्ट है रेडियो तरंग का उपयोग निम्न में होता है। रेडियो तरंग का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? तो रेडियो और दूरसंचार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है यदि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति v है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो इस विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा E बराबर hc/λ होता है। v बराबर c/λ होगा। ठीक है साथियों, जो c जो है मेरा वो है प्रकाश का वेग, h मेरा प्लांक स्थिरांक है, इसका प्लांक स्थिरांक का मान होता है साथियों 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। h का मात्रक, ठीक है, h बराबर जो है वो मेरा मात्रक हो जाएगा। E बराबर E/v किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? ऐसा कौन सा तरंग है जिसमें अधिकतम ऊर्जा होता है? तो गामा किरण में, क्योंकि इसकी आवृत्ति उच्च होती है। किसमें? गामा किरण में जो है इसका आवृत्ति उच्च होता है, इसकी वजह से क्या होता है, अधिकतम इसका ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथियों नेक्स्ट टॉपिक है मेरा यांत्रिक तरंग। ठीक है, इससे पहले पढ़े साथियों तरंग, उसके बाद हम लोग पढ़े विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या है साथियों? तो वह है जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको यांत्रिक तरंग कहा जाता है। इससे पहले पढ़े साथियों तरंग, उसके बाद पढ़े विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग में साथियों किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है फैलने के लिए, लेकिन यांत्रिक तरंग में साथियों फैलने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, फैलने के लिए तरंगों की आवश्यकता होती है जिसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंग के उदाहरण है जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे, ये उदाहरण है। ठीक है, कौन सी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकता है? यांत्रिक तरंग जो है साथियों वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकता है यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंग जो है साथियों उसको यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण किया गया कारण संभव होता है। यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण किस कारण संभव होता है साथियों? तो प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, और जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? प्रत्यास्थता के कारण और जड़त्व के कारण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण। यांत्रिक तरंग जो है वो उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है कि सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। इस आधार पर इन्हें किन 3 श्रेणियों में बांटा गया है? कौन कौन श्रेणी में? 3 श्रेणी में। 3 श्रेणी कौन है साथियों? तो श्रव्य है, अपश्रव्य है और प्राश्रव्य है। तो मनुष्य को सुनने की जो श्रव्य सीमा होता है वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, जो मनुष्य उसको सुन सकता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा कुछ जानवरों जैसे कुत्ते ध्वनि सुन सकते हैं। तो 25 किलोहर्ट्ज तक कुत्ते ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंग जो होती है वह होती है अपश्रव्य तरंग। क्या होता है? अपश्रव्य तरंग होता है। किन तरंगों को मानव द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? तो अपश्रव्य तरंग जो है साथियों वो मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट है गेंडा, उदाहरण के लिए गेंडा, हाथी और व्हेल जैसे कुछ जानवर जो है वो अपश्रव्य तरंगों की उत्पन्न और संचारित जो करते हैं वो नहीं सुन सकता है। ठीक है, कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह मुख्य आघात तरंगों के शुरू होने से पहले कम आवृत्ति की अपश्रव्य उत्पन्न करते हैं जो संभव जानवरों को सचेत करती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगें जो होती है वो प्राश्रव्य तरंग में होती है 20,000 से अधिक। ठीक है, आगे है जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जैसे जानवरों द्वारा निर्मित यांत्रिक जो तरंग है वो है मेरा प्राश्रव्य तरंग। नेक्स्ट है कौन सी उच्च आवृत्ति तरंग है जो बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों पर यात्रा कर सकती है? यात्रा जो कर सकती है साथियों वह कर सकता है प्राश्रव्य तरंग। बाधा भी रहे उपस्थिति में अच्छी तरह से वह अपना यात्रा कर सकता है प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कठिन पाउच
वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है कठिन भागों को साफ करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इमारतों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरण जैसे बड़ी संरचना के निर्माण में धातु ब्लॉकों में दरारें और खामियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है प्रस्रव तरंगों को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय संबंधित और शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है तो प्रस्रवित तरंगों को। किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रवित तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक अंगों की छवियों को मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं अल्ट्रासोनिग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट है किसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधित असमानताओं का पता लगाया जा सकता है तो अल्ट्रासोनिग्राफी प्रस्रावित तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसका उपयोग गुर्दे में बनी छोटी छोटी पथरी की बारीकी कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है तो अल्ट्रासोनिग्राफी प्रस्रावित तरंग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। सवाल है वह कौन सी युक्ति है जिसमें प्रस्रव तरंगों का उपयोग करके गहरे समुद्री में वस्तु का पता लगाया जा सकता है तो सोनार। इसको गहरे से गहरे पानी के अंदर चीज़ों का पता लगाया जा सकता है तो सोनार के माध्यम से। ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म है साथियों साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है। प्रस्रव तरंगों में अधिकतम ऊर्जा को संचित जो होती है वह होती है प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण अधिक ऊर्जा संचित होती है। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंग क्या है। ठीक है। ध्वनि तरंग साथियों ऊर्जा का एक रूप है जो कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है जिसे ध्वनि तरंग कहा जाता है। जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है साथियों कि जो वस्तु जो है वो कंपन से उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं ध्वनि तरंग। ठीक है। नेक्स्ट है वह कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में निर्वाचन नहीं कर सकती है तो ध्वनि नहीं कर सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है मानव में ध्वनि तरंग उत्पन्न जो होता है वो स्वर रज्जु में कंपन के माध्यम से होता है। पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचालित करती है वह है माध्यम जो ठोस तरल गैस है। ठीक है। क्या है? ठोस तरल गैस है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग एक प्रकार के क्या है साथियों तो यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है तो अनुदैर्घ्य तरंग विचरण करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है पानी की सतह पर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है तो अनुप्रस्थ तरंग के साथ वो विचरण करती है। नेक्स्ट है ठोस में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के साथ वह विचरण करती है। नेक्स्ट है किसी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता का बोध मुख्य रूप से उसके आयाम से प्रभावित होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है उच्च आयाम के कारण कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। उच्च आयाम के कारण साथियों तरंग जो उत्पन्न होता है वह तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है तीव्र ध्वनि तरंग लंबी दूरी तय करती है क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है। क्या होती है? उसमें उच्च ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जिससे वस्तु को क्या करता है? कंपन कराया जाता है। ठीक है। आगे साथियों एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। तो आवृत्ति बराबर साथियों 1/t जहाँ t जो है वो मेरा क्या है? आवर्तकाल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है उत्पन्न होने वाले कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहते हैं तो उसे पिच कहा जाता है ध्वनि की गुणवत्ता को। नेक्स्ट है विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण में एक
क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे संगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे संगीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंग कहलाती है तो टोन कहलाती है। ठीक है, एक ही आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? टोन। नेक्स्ट है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे कहते हैं टोन। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किसी माध्यम में कैसे यात्रा करती है? ध्वनि तरंग किसी माध्यम में जो यात्रा करती है वो स्पीडन और विरल की श्रृंखला के रूप में वह माध्यम में कैसे करती है? तो ध्वनि तरंग के रूप में वह करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं उसे संपीड़न क्षेत्र कहते हैं। एक दूसरे के करीब होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संपीड़न क्षेत्र। अब संपीड़न क्षेत्र क्या है साथियों? तो उच्च घनत्व और उच्च दबाव को बोलते हैं संपीड़न क्षेत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण सबसे दूर होते हैं उसे विरल क्षेत्र कहते हैं। कण जो होता है वो सबसे दूर होता है उसे बोलते हैं विरल क्षेत्र। नेक्स्ट है, विरल क्षेत्र में कम घनत्व और कम दबाव होता है। किसमें होता है? कम दबाव और कम क्षेत्र, तो विरल क्षेत्र में होता है साथियों। कम घनत्व और कम दबाव होता है विरल क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्तियों के लिए ध्वनि की गति लगभग समान होती है। क्या होती है? ध्वनि की गति जो है वो समान होती है। आगे पॉइंट है साथियों, ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर जो करता है वो उस माध्यम की विशेषताओं पर जिसमें वह यात्रा करती है। क्या करती है? जिसमें वह यात्रा करती है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है तो माध्यम के तापमान में ध्वनि की जो गति है वह प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, माध्यम का तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो ध्वनि की गति में वृद्धि होती है, मतलब बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो गति होता है वह होता है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, 32 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का गति जो होता है वो 344 मीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है? तो ठोस, उसके बाद तरल और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, ध्वनि भी प्रकाश की तरह क्या करता है? तो परावर्तन के नियम का पालन करता है ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जा सकता है, उसी पर वह निर्भर करता है ध्वनि तरंग का आयाम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति माध्यम के किन कारणों पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है, घनत्व और लोच पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है वह ठोस में चलती है। ठीक है। लोच जितनी अधिक होगी ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है। दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट साथियों, ध्वनि का वेग किसके कारण बढ़ता है? तो लोच बढ़ने के कारण ध्वनि का जो वेग है वह बढ़ जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निर्वात की लोच शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का जो प्रसार नहीं होता है। ध्वनि का प्रसार नहीं होता है निर्वात की लोच शून्य होने के कारण। नेक्स्ट है, जैसे जैसे गैसों का आणविकरण भार बढ़ता है ध्वनि का वेग वैसे कम हो जाता है। ठीक है। तो साथियों, ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़े वह था ध्वनि से रिलेटेड। ठीक है, यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों डॉपलर प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए बोला है कि जब श्रोता और स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है साथियों, कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के माने होता है? तो डॉपलर प्रभाव होता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, यदि कोई तार पृथ्वी के निकट आ रहा है उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, और यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है उससे आने वाले प्रकाश का रंग
लाल की ओर स्थानांतरित हो जाएगा किस प्रभाव के कारण होता है? तो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। किसके कारण? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? तो प्रकाश के डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। मूल पथ से मुड़ना ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है। क्या देता है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, ध्वनि की गति किन दिनों में अधिक होती है? तो शुष्क दिनों की तुलना में आर्द्र बरसात के दिनों में अधिक होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण बोलता है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक दूसरे पर आरोपित होती है तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी जहाज की स्थिति समुद्र में नहीं मिल पाती है क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है वहाँ ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है। क्या होता है? ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट है साथियों, विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है। आगे है प्रतिध्वनि क्या है? साथियों प्रतिध्वनि के बारे में देखते हैं। ध्वनि की इस अस्थायीता के परिणाम स्वरूप बार बार होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाती है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच आवश्यक जो समय अंतराल होता है वह होता है 0.1 सेकेंड का। ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होता है, लगभग 16.6 मीटर। ठीक है। ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग जो है वो 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ठीक है। आगे देखिए साथियों सवाल, अनुरणन क्या है? अनुरणन जो है साथियों ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का जो कायम है रहना है। क्या है? गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है? तो अनुरणन कहलाता है। नेक्स्ट है, किन तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग की आवश्यकता होती है। प्रतिध्वनि या अनुरणन को कम करने के लिए सभागार की छत और दीवारों को आमतौर पर ध्वनि अवशोषक सामग्री से ढक दिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट है कॉन्सर्ट हॉल। ठीक है। जैसे कॉन्सर्ट हॉल, सिनेमा हॉल की छत किस प्रकार के डिजाइन की जाती है? तो ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंच सके, तो घुमावदार किया जाता है। क्या किया जाता है? घुमावदार। नेक्स्ट है साथियों पॉइंट, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरही और शहनाई जैसे संगीत वाद्य यंत्र सभी को किस प्रकार के डिजाइन से किया जाता है? तो ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के उत्पन्न एवं प्रसार के अध्ययन को कहा जाता है ध्वनिकी। क्या कहा जाता है? ध्वनिकी। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मनुष्य के कान का कौन सा भाग प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन करता है? तो कर्णपटह जो है साथियों वो कंपन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? विद्युत संकेतों में जो परिवर्तित करता है वो माइक्रोफोन करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों मैक संख्या। मैक संख्या क्या है साथियों? तो जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे बोला जाता है, अधिक हो जाती है तो उसे किस गति से यात्रा करना संभव
यात्रा करना कहा जाता है साथियों सुपरसोनिक। क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक। मतलब जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे किस गति से यात्रा करना कहा जाता है? सुपरसोनिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न शॉक तरंगे जो है वो इमारतों को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन शॉक तरंगों से उत्पन्न होने वाले बहुत तेज ध्वनि जो होता है वो होता है सोनिक बूम। ठीक है। ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 332 मीटर की दूरी विक्षोभ द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा? विक्षोभ द्वारा। नेक्स्ट है कम पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है तेज आवाज और सुनने में बहुत अप्रिय शोर कहलाता है। क्या कहलाता है? शोर। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं होता क्योंकि वे अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। नेक्स्ट है विमान की गति निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मेक संख्या का उपयोग किया जाता है विमान की गति को निर्धारित करने के लिए। ठीक है साथियों। आगे देखते हैं कि मेक संख्या बराबर जो है वो विमान की गति है और ध्वनि की गति है। तो मेक संख्या एक ध्वनिक विमान, मेक संख्या एक सुपरसोनिक विमान, मेक संख्या 5 हाइड्रोसोनिक विमान। ठीक है। आगे पढ़ते हैं साथियों ध्वनि का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि का विवर्तन। जब ध्वनि तरंगें खिड़की और दरवाजों के किनारों से टकराती है तो उसे ध्वनि विवर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वह तरंग जो अपने स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती उसे बोलते हैं स्थिर तरंगें कहलाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है स्थिर तरंग में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है? तो जहाँ एंटी नोड का निर्माण होता है वहाँ जो है कंपन की जो तीव्रता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कंपन की तीव्रता शून्य कहाँ पर होती है? तो जहाँ नोड का निर्माण होता है। क्या होता है? जहाँ पर नोड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कौन सी तरंग अपने साथ ऊर्जा नहीं ले सकता? साथियों स्थिर तरंग जो है वो अपने साथ ऊर्जा नहीं ले सकता है। ठीक है। वह तरंग जो किसी माध्यम में अपने आयाम में परिवर्तन किए बिना एक ही दिशा में लगातार चलती रहती है कहलाती है भ्रमणशील तरंग या प्रगतिशील तरंग कहलाता है। भ्रमणशील तरंग और प्रगतिशील तरंग कहलाती है। नेक्स्ट है साथियों कौन सी तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है उसको बोलता है प्रगतिशील तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों प्रकाश और ध्वनि का ध्रुवण। प्रकाश और ध्वनि का ध्रुवण क्या है साथियों? तो किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजा जाता है वह कहलाता है ध्रुवण। आगे है किस तरंग का ध्रुवण संभव नहीं है? तो अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग जो है उसका संभव नहीं है। नेक्स्ट है किस प्रकार की तरंगों का ध्रुवण संभव होता है साथियों? तो अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग जो है इसका संभव होता है। तो साथियों हम लोग अभी पढ़े पूरा वन लाइन है। ठीक है। अब हम लोग साथियों देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सवाल को। ठीक है। MCQ सवाल को देखते हैं साथियों। अभी हम लोग वन लाइनर देखें। ठीक है। तो ये पहला सवाल है MCQ सवाल है साथियों ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाशिकी, बी है फोटोनिक्स, सी है खगोल भौतिकी और डी है ध्वनिकी। तो साथियों ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को कहा जाता है ध्वनिकी। क्या कहा जाता है? ध्वनिकी कहा जाता है। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है यदि दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य की बारी बारी से बढ़ती और घटती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगी। चौथा है साथियों इसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। ठीक है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी। दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका तरंगदैर्घ्य साथियों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, ये एक न्यूमेरिकल है साथियों, बहुत ही आसान है। ठीक है। इसको आसान से सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए एक ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है साथियों वो 3.5 किलो हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है। 700 मीटर की दूरी
तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, साथियों ऑप्शन है 1.5 सेकेंड और बी ऑप्शन है इसका 2.0 सेकेंड, सी है 3.0 सेकेंड और डी है 1 सेकेंड। साथियों इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसको बनाना कैसे है। ठीक है साथियों, इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाना है। देखिए किस तरह बनाना है। साथियों पहले हम लोग ध्वनि का सूत्र जानते हैं, भी बराबर लेमडा बाय एन, तो लेमडा इंटू एन हो गया। ठीक है साथियों, ध्वनि की जो मेरा गति है वो कितना है, तो वो मेरा है 3.5। कितना है 3.5 गुनी, उसके बाद क्या है साथियों, मेरा लेमडा का जो मान दिया गया है वो मेरा कितना है, वो है 1000। ठीक है गुनी 1.0। साथियों इसको मल्टीपल कर देंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है 350 टोटल हो गया। अब जो है मेरा मान साथियों दिया गया वो 700 दिया है। ठीक है 700 में 350, इसमें हम 2 से कट जाएगा साथियों, तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। मेरा कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो है मेरा 2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर दिया है साथियों वो है मेरा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों ये भी एक न्यूमेरिकल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला है कि किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, जिसकी आवृत्ति 820 हर्ट्ज है और गति जो है वो 420 मीटर सेकेंड है। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भी बराबर होता है लेमडा बाय लेमडा मतलब इंटू एन। ठीक है, तो भी का जो मान है साथियों वो कितना दिया है, मतलब ध्वनि की जो गति है वो मेरा है 420। क्या है ध्वनि की गति मेरा, वो है 420 है साथियों। ठीक है 420 है ये मेरा, ये ध्वनि की गति मेरा कितना है 420। ठीक है बराबर आवृत्ति जो है मेरा वो है 820, आवृत्ति मेरा 820 है गुनी, फिर लेमडा का मान मेरा नहीं दिया है। ठीक है, तो लेमडा का मान नहीं दिया तो हम लेमडा का मान लिख देंगे बराबर। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो साथियों लेमडा बराबर हो जाएगा मेरा 420 बट्टे 820। अब इसको कटा देंगे साथियों तो 0.512 आंसर मेरा जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों ये भी न्यूमेरिकल का सवाल है। सवाल में बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान तरीका से इसको बनाते हैं। देखिए लंगर में खड़ी एक नाव लहरों से हिल जाती है, जिसके क्रमागत शिखर 125 मीटर दूर है। गतिमान शिखरों की तरंग का वेग 25 मीटर सेकेंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है। साथियों आवृत्ति पूछ रहा है, इसका मतलब भी बराबर लेमडा इंटू एन। ठीक है, तो मेरा भी जो है वो क्या है, आवृत्ति की गति है 125। ठीक है, फिर इंटू एन। ठीक है, फिर इंटू एन बराबर, तो साथियों इसमें मेरा लेमडा का मान, फिर इंटू एन। ठीक है, उसके बाद एन बराबर साथियों लेमडा का मान कितना होता है, तो इसको अगर, तो साथियों एन बराबर हो जाएगा मेरा 0.20 हर्ट्ज, मतलब ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते साथ ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है किसी धातु ब्लॉक में अदृश्य दरार या छेद का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी गई अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके पता लगाया जाता है। तो किसका पता लगाया जाता है, ए है अवशोषक का, बी है प्रवर्तक और सी है संचारित लोगों का पता लगाने के लिए सूचक और डी है तरंग उत्पादक। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मेरा सी नंबर, संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है साथियों, टोटल जो है वो टोटल का मेरा जो जितना सवाल था साथियों सारा का सारा टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।